आज हम उन कानूनी प्रावधानों की बात करेंगे जो स्पेशल महिला कर्मकार यानी जो महिलाएं किसी फैक्ट्री या अन्य संस्थानों पर कार्य करती है या कोई मजदूरी करती है, वहाँ उनके साथ किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न ना हो, या हम ये कहें कि यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए ये कानून लाया गया है। इस एक्ट का नाम कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 है। हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1997 में एक केस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में एक अहम निर्णय लिया था, जिस पर राज्य सरकार को सभी सार्वजनिक और निजी सेक्टर के बारे में सभी स्टेट की गवर्नमेंट को कुछ दिशा निर्देश जारी करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जिससे महिला कर्मकारों की कार्यस्थलों पर सुरक्षा हो सके। हालांकि किसी भी राज्य सरकार ने इस विषय पर कुछ खास नहीं किया और ये दिशा निर्देश जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था वो ऐसे ही पड़ा रहा, इसको लागू नहीं किया गया। ये जो एक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये 2013 में पास हुआ और 20 अप्रैल 2013 को लागू किया गया। हालांकि आज भी ये कानून ठंडे अवस्थे में ही है, क्योंकि ज़्यादातर एम्प्लॉयर यानी नियोक्ताओं ने इसको अपनी संस्था में लागू नहीं किया है, जबकि ऐसी प्रत्येक संस्था जहां पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहां पर इस कानून को लागू करना अनिवार्य है। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मोटिव है, जो भी महिला कर्मकार है वो इस वीडियो से अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो सके और अपने अधिकारों की मांग कर सके। साथ ही नियोक्ताओं को भी इस बारे में जानकारी देना ताकि उनको लगने वाले जुर्माने से बचाया जा सके, क्योंकि काफ़ी बार उनको भी इस कानून के बारे में जानकारी नहीं होती। सेक्सुअल हरासमेंट यानी यौन उत्पीड़न की परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा बहुत वाइड है। अगर इसको बहुत सरल शब्दों में कहें तो यौन उत्पीड़न वो हरकत या इशारा है जो महिला कर्मचारी के लिए अपमानजनक है, जैसे कि महिला कर्मचारी को बिना उसकी मर्जी के छूना या छूने की कोशिश करना, या कोई सेक्सुअल कमेंट करना, या महिला से पुरुष का किसी भी तरह से जानबूझकर शारीरिक संपर्क करना या करने की कोशिश करना, या यौन संबंध बनाने की मांग करना, जैसे कि किसी महिला कर्मकार को कोई ऊंचे पद के लिए लालच देकर यौन संबंध बनाने की मांग करना, या यौन संबंध बनाने के लिए धमकी देना, जैसे कि किसी महिला को इस तरह की धमकी देना कि अगर यौन संबंध नहीं बनाए तो आपका ट्रांसफर यहाँ से बहुत दूर कर दिया जाएगा, या अपमानजनक टिप्पणी करना, जैसे कि उसके चरित्र को लेकर कुछ गलत बोलना, या कोई अश्लील साहित्य या मूवी किसी भी माध्यम से जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस, एमएमएस किसी भी अन्य तरीके से भेजना, वो भी महिला कर्मचारी की मर्जी के बिना, या शारीरिक या मौखिक आचरण द्वारा महिला कर्मचारी को परेशान करना, या अपमानजनक चुटकुले सुनाना। अपमानजनक चुटकुले मतलब नॉन वेज जोक्स, या मना करने के बावजूद भी अपने साथ चलने के लिए या यौन संबंध बनाने की मांग करना। इसके अलावा ज़बरदस्ती किसी महिला को अपनी तरफ फिजिकली खींचना, उसको बार बार छूने की कोशिश करना, या उसको बिना मतलब की बार बार फ़ोन करना और मना करने के बावजूद भी फ़ोन करना। तो इस तरह से कोई नियोक्ता किसी महिला कर्मकार के साथ इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है तो वह यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा। अब मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है। मान लीजिए कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा पुरुष कर्मचारी आपस में जोक शेयर कर रहे हैं और जोक भी अश्लील तरीके के हैं और उनकी आवाज़ इतनी तेज़ है कि ना चाहते हुए भी महिला कर्मचारियों को सुनना पड़ रहा है, या जानबूझकर वो उनको सुनाने के लिए इतना तेज़ बोल रहे हैं, तो ये भी उन महिलाओं के लिए अपमानजनक होने के कारण सेक्सुअल हरासमेंट है। इसकी परिभाषा बहुत वाइड है, क्योंकि बहुत से ऐसे एक्ट हैं जो यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि मैंने अभी यौन उत्पीड़न के बारे में आपको बताया भी है कि क्या क्या यौन उत्पीड़न है, जैसे उसको टच करना, अश्लील कमेंट करना, या जो भी हमने ऊपर जिक्र किया है। इनमें से यौन उत्पीड़न के अंतर्गत तभी आएगा जबकि महिला उसको मना करे या वो उसके लिए अनवेलकम हो। अगर ये सब महिला की मर्जी से होता है तो ये यौन उत्पीड़न के अंतर्गत नहीं आएगा। ये तभी यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा जब वो महिला की मर्जी के बिना हुआ हो। जैसे कि मान लीजिए यदि कोई पुरुष कर्मचारी किसी महिला कर्मचारी को सेक्सुअल जोक भेजता है या सुनाता है और वह भी उससे इंजॉय करती है और उसे मना नहीं करती, तो ये यौन उत्पीड़न नहीं है। अब बात करते हैं कार्यस्थल क्या है, मतलब वर्क प्लेस, जहाँ पर महिला कार्य करती हैं। कार्यस्थल के बारे में हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इस एक्ट को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। कार्यस्थल वह स्थान है जहाँ पर कोई भी कर्मचारी काम करता है या नियोक्ता के कहने पर काम पर जाता है, जैसे कि फैक्ट्री, दुकान, कारखाना, ऑफिस, गोदाम, बिल्डिंग, ब्रांच ऑफिस, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, स्कूल्स, या हमारा या आपका घर भी। मान लीजिए कोई महिला कर्मचारी दिल्ली में काम करती है और उसको ट्रेनिंग या सेमिनार अटेंड करने के लिए नागपुर जाना पड़ता है, तो दिल्ली उसका कार्यस्थल है ही। वो नागपुर में जो सेमिनार अटेंड किया तो वहाँ पर भी कार्यस्थल है। वहाँ पर अगर उस महिला के साथ कोई यौन उत्पीड़न होता है तो वो उसकी शिकायत इस एक्ट के अंतर्गत कर सकती है। और इसी के साथ हमारे आपके घर में जो काम करने वाली काम वाली बाई है उसके लिए हमारा घर का काम ही कार्यस्थल है। अगर इसके साथ गलत होता है यानी यौन उत्पीड़न होता है तो उसका निवारण कैसे होगा ये हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल यानी रोकथाम निषेध निवारण के लिए
हमें इसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो नियोक्ता है उसकी लीगल और मॉरल ड्यूटी है, और जो महिला कर्मकार है उसका ये अधिकार है कि उसको भयमुक्त एवं सेफ वातावरण मिले जहाँ पर उसके साथ यौन उत्पीड़न न हो। तो उसके लिए नियोक्ता एम्प्लॉयर क्या कर सकता है? सबसे पहले तो नियोक्ता एक एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी बनाएगा और अपनी कंपनियों में लागू करे, और सभी स्टाफ से उस पॉलिसी पर साइन करवाए, जो भी स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा है। और जो नया स्टाफ ज्वाइन करता है तो उसके ज्वाइनिंग के समय उस पॉलिसी पर हस्ताक्षर करवाएं और उनको उसकी ट्रेनिंग दे और उस पॉलिसी के बारे में भी बताए। इसके अलावा यौन शोषण को समाज में रोकने के लिए, जैसा कि सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत सभी संस्थाओं में इसे अनिवार्य किया गया है। जहां पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो वहां पर सरकार ने क्या अनिवार्य किया है कि आंतरिक शिकायत समिति वहां पर होनी चाहिए। आंतरिक शिकायत समिति वो समिति है जो यौन उत्पीड़न से संबंधित महिला कर्मचारी की शिकायत को सुनती है और उसका निवारण करती है। अगर कोई भी नियोक्ता एम्प्लॉयर इसका पालन नहीं करता है, यानी आंतरिक समिति का गठन नहीं करता है, तो सरकार को पता लगने के बाद नियोक्ता को 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसा पहली बार होने पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर ऐसी गलती नियोक्ता दोबारा करता है, यानी आंतरिक समिति का गठन नहीं करता है, तो उसको 50,000 से ज़्यादा तक का जुर्माना और जो उसका ट्रेड लाइसेंस है उसको भी रद्द किया जा सकता है। इसलिए सभी नियोक्ताओं को आंतरिक समिति का गठन जरूर करना चाहिए। आंतरिक समिति का काम समिति के सदस्यों और महिला श्रमिकों को इस अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराना है। इसके अलावा महिला कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को सुनना और उनका निवारण करना है। अब बात करते हैं आंतरिक समिति के गठन के बारे में। आंतरिक समिति का जो पीठासीन अधिकारी होगा, जिसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है, इस पद पर जो अध्यक्ष होगा वह महिला होना अनिवार्य है और वह संस्था के किसी भी ऊंच पद पर कार्यरत होनी चाहिए, यानी किसी सीनियर लेवल पर महिला सदस्य होनी चाहिए। उस समिति में यानी जो अध्यक्ष है वो महिला होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कारखाना हो या फैक्ट्री हो। इसके अलावा इसमें 2 मेंबर उन कर्मचारियों में से लिए जाएंगे जो कर्मचारी वहाँ पर काम करते हैं। इसमें महिला या पुरुष कोई भी हो सकते हैं, लेकिन होने उन्हीं कर्मचारियों में से। इसके अलावा एक सदस्य किसी NGO या किसी महिलाओं की समस्याओं के निवारण की जानकारी रखने वाला व्यक्ति इस समिति का सदस्य हो सकता है, जिसे विधिक ज्ञान है। और यहाँ एक शर्त यह है कि इस समिति में 50% महिला सदस्य होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे कि हमने ऊपर बात की थी, हमारे घर में जो काम करने वाली बाई होती है, अगर उसके साथ यौन उत्पीड़न होता है, या वो संस्थाएं जहाँ पर 10 से कम श्रमिक काम करते हैं, या फिर सरकारी संस्था है, वहाँ पर यदि किसी के साथ यौन उत्पीड़न होता है तो वो कहाँ शिकायत करेगा? तो वो स्थानीय शिकायत समिति यानी लोकल कंप्लेंट कमेटी में शिकायत की जाएगी। अब बात करते हैं आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति में शिकायत करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें कोई भी महिला श्रमिक इसके अंतर्गत यौन उत्पीड़न की घटना के बाद 3 महीने के अंदर लिखित में अपनी शिकायत करेगी। अगर वह महिला किसी शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण शिकायत नहीं कर पा रही है तो उसका कोई विधिक वारिस उसकी तरफ से शिकायत कर सकता है, और शिकायत मिलने पर आंतरिक समिति के द्वारा उस शिकायत का निपटारा 90 दिन के अंदर करेगी। और अगर शिकायतकर्ता अपना नाम गुप्त रखना चाहता है तो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और उसे कुछ समय तक छुट्टी भी दी जा सकती है। और यदि वो चाहे तो उसका ट्रांसफ़र किसी अन्य ऑफिस में भी किया जा सकता है। और यदि वो चाहे तो जिसके खिलाफ शिकायत दी है उसका ट्रांसफ़र भी किसी अन्य ऑफिस में किया जा सकता है। अब बात करते हैं सुलह के बारे में। तो अगर पीड़ित महिला और जिसके खिलाफ शिकायत की थी, अगर दोनों आपस में सुलह करना चाहते हैं और वह इन समितियों से अनुरोध करते हैं, तो आंतरिक या स्थानीय शिकायत समिति की उस मामले की जांच शुरू करने से पहले इनके बीच सुलह करवाया जा सकता है। अगर सुलह या समझौता हो जाता है तो ये समिति उसको अभिलिखित करेगी और जिलाधिकारी के पास भेजेगी। इसलिए प्रत्येक नियोक्ता की यह ड्यूटी है कि वह आंतरिक समिति का गठन करें। अगर किसी संस्था में इस समिति का गठन नहीं किया है तो श्रमिकों को आवाज़ उठानी चाहिए ताकि इस समिति का गठन किया जा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।